नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगी आईएएस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के प्रश्न पत्र ए के खंड के बारे में, जो कि है हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास। जैसा कि कल अपन ने चर्चा की थी हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम के बारे में, और आज अपन उसी के आगे अपन चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के प्रश्न पत्र के खंड के बारे में। ठीक है, मेरे पास ये जो नोट्स हैं वो दृष्टि आईएएस चैनल के हैं, और ये बहुत अच्छे नोट्स है, मतलब बहुत सरल भाषा में है और अपने को बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलो अपन आ जाते हैं अपना विषय सूची ये, और इसमें अपन पढ़ेंगे हिंदी भाषा का परिचय। हिंदी भाषा का परिचय में अपन पढ़ेंगे हिंदी भाषा की ध्वनि व्यवस्था और हिंदी की शब्द व्यवस्था तथा शब्द संपदा। आज अपन इन दोनों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आ जाते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, हिंदी भाषा का परिचय। तो फर्स्ट आ जाता है हिंदी भाषा का परिचय। तो किसी भी भाषा का अध्ययन 4 इकाइयों के स्तर पर किया जा सकता है। पहला होता है ध्वनि व्यवस्था, दूसरा शब्द व्यवस्था, 3 व्याकरणिक व्यवस्था और 4 लिपि व वर्तनी। तो पहला है अपना हिंदी भाषा की ध्वनि व्यवस्था। अपन पहले चर्चा करेंगे हिंदी भाषा की ध्वनि व्यवस्था के ऊपर। हिंदी भाषा में कुल 59 ध्वनियाँ स्वीकार की गई है। इस दृष्टि से हिंदी दुनिया की सर्वाधिक समृद्ध भाषाओं में से एक है। विश्व की सभी भाषाओं में प्रचलित प्राय सभी ध्वनियाँ इसमें विद्यमान हैं। इन ध्वनियों को मूल रूप से 3 वर्गों में बांटा जा सकता है: स्वर, व्यंजन और अयोगवाह ध्वनियाँ। पहला आ जाता है अपना स्वर। स्वर उस ध्वनि को कहते हैं जिसका उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से होता है। हिंदी भाषा में 12 स्वर हैं जिन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो अपना है मूल स्वर। स्वर के अंदर पहला है अपना मूल स्वर। मूल स्वर किसे कहते हैं? अर्थात मूल स्वर वह स्वर जिनका कोई विभाजन नहीं हो सकता। ये संख्या में 4 होते हैं: ए, ई, उ और री। फिर आ जाता है दीर्घ स्वर। दूसरा है अपना दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर अर्थात एक ही मूल शब्द स्वर के 2 बार जुड़ने से बनने वाले स्वर। ये भी संख्या में 4 होते हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? एक ही मूल स्वर के 2 बार जुड़ने से बनने वाले स्वर को दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कि आ है, तो आ कैसे बनेगा? ए प्लस ए से आ। फिर है ऊ है, तो ऊ कैसे बनेगा? ऊ प्लस ऊ से बड़ा ऊ बनेगा। फिर है बड़ी ई, तो ई प्लस ई से बनेगी बड़ी ई। फिर आ जाता है री, तो री प्लस री से बनेगी री। तो दीर्घ स्वर समझ में आ गया। दीर्घ स्वर जैसे कि मूल स्वर के 2 बार जुड़ने से बनने वाले स्वर को अपन दीर्घ स्वर कहते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। फिर आ जाते हैं अपन संयुक्त स्वर। अब संयुक्त स्वर अर्थात वे दीर्घ स्वर जो 2 अलग अलग स्वरों से मिलकर बने। इसकी भी संख्या 4 है। संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? वे दीर्घ स्वर 2 अलग अलग स्वरों से मिलकर बने होते हैं। जैसे ए प्लस ई, तो इससे क्या बनेगा? ए से एडी वाला ए बनेगा। फिर आ जाते हैं ओ, जो ओ से औंकली वाला ओ कैसे बनेगा? ए प्लस ऊ से बनेगा ओ से औंकली। फिर ऐसे ऐनक वाला ए प्लस ऐसे एडी वाले ए से दोनों से मिलकर क्या बनेगा? ऐसे ऐनक बनेगा। फिर औ से औरत कैसे बनेगा? ए प्लस ओ से औंकली वाले ओ दोनों से मिलकर औ से औरत बनेगा। तो संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? 2 अलग अलग स्वरों से मिलकर बने स्वर को संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक है, आगे समझ में। और ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अब आ जाते हैं अपन व्यंजन के ऊपर। ये अपना स्वर कंप्लीट हो गया। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर कंप्लीट हो गया। स्वर 3 प्रकार के होते हैं: मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर।
फिर आ जाते हैं अपन व्यंजन के ऊपर। अब व्यंजन व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य ध्वनि स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। किसी अन्य ध्वनि यानी कि स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर के बिना व्यंजन पूर्ण नहीं होते। किसी भी स्वर के बिना कोई भी व्यंजन पूर्ण नहीं होता। अपन कहीं व्यंजन पढ़ेंगे तो वो बिना किसी स्वर के व्यंजन पूरा नहीं होगा। हिंदी में कुल 45 व्यंजन हैं जिनका कई आधारों पर वर्गीकरण किया जा सकता है। अब जैसे कि पहला व्यंजन आ जाता है अपना अवरोध के आधार पर व्यंजनों के भेद। तो व्यंजनों के भेद किस आधार पर करते हैं? अवरोध के आधार पर। इस आधार पर व्यंजनों के 3 भेद किए जाते हैं, अंतस्थ, ऊष्म और स्पर्श। अवरोध के आधार पर व्यंजनों के कितने प्रकार किए जाते हैं? 3। ये 3 भेद किए जाते हैं, अंतस्थ, ऊष्म व स्पर्श। अब पहला आ जाता है अपना अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन वह व्यंजन है जिसका उच्चारण स्वर और व्यंजन का मध्यवर्ती होता है। इन व्यंजनों में श्वास का अवरोध बहुत कम होता है। ऐसे व्यंजन 4 हैं, य, र, ल, व। ये और व में यह प्रवृत्ति अधिक है। इस विशेष योग्यता के कारण इन दोनों को अर्धस्वर भी कहते हैं। इन दोनों को अर्धस्वर भी कहते हैं। ठीक है, ये और व को अर्धस्वर, क्योंकि मतलब इसको बोलने में जैसे कि य और व, इसको बोलने में बहुत अपने को अधिक योग्यता होनी चाहिए बोलने में, तो इसीलिए इसको य और व को योग्यता के कारण इन दोनों को अर्धस्वर भी कहते हैं। ये किसी के भी लिए अर्धस्वर का उपयोग भी करते हैं इसको किसी भी शब्द को बनाने में। फिर आता है अपना ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ये वे व्यंजन हैं जिनके उच्चारण में विशेष रूप से श्वास का घर्षण होता है। वस्तुतः जीभ तथा होठों के निकट आने के कारण इनके उच्चारण में वायु रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है। वह इसी से संघर्ष या घर्षण होता है। ये संख्या 4 हैं, श, स, ह, से सलगम, से षटकोण, से सपेरा और है से हल। इन 4 व्यंजनों को बोलने में अपने जो जीभ तथा होठों के निकट आने वाले जो वायु होती है ना, वो एक रगड़ खाकर बाहर निकलती है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? संघर्ष या घर्षण व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, आगे समझ में। तो ये अपना हो गया उसमें यह संघर्षी व्यंजन। फिर आ जाते हैं अपन स्पर्श व्यंजन के ऊपर। स्पर्श व्यंजन ये वह व्यंजन है जिनके उच्चारण में जीभ या निचले होठ उच्चारण स्थान का स्पर्श करके वायु को रोकता है। इन व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर 5 वर्गों में 5-5 की संख्या में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में, जिसको बोलने में जीभ या निचले होठ उच्चारण स्थान का स्पर्श करके, उच्चारण स्थान मतलब जहाँ से अपन उसको बोलने का अपन प्रयत्न करेंगे ना, वहाँ से उसको स्पर्श करके वायु को रोकता है। अपन जैसे कि बात करेंगे तो जीभ और जो निचले होठ है ना, उसको अपन जो स्पर्श करेगा तो उससे क्या होगा? वायु रुकेगी। तो इससे जो व्यंजन का उच्चारण, जो व्यंजन बोले जाएंगे या फिर निकलेंगे अपने मुँह से, तो वो क्या 5 प्रकार के होंगे। जैसे कि 5 प्रकार, जैसे कि के वर्ग में क, ख, ग, गे अंगे। फिर चे वर्ग में चे, छे, जे, जे अंगे। फिर टे वर्ग में ट, ठ, ड, ढ अंगे। फिर ते वर्ग में त, थ, द, न। फिर पे वर्ग में प, फ, ब, म। ऊपर दिए गए 33 व्यंजन हिंदी भाषा में मूल रूप से स्वीकार किए गए हैं, किंतु विकास की प्रक्रिया में 8 और व्यंजन भी हिंदी में स्वीकृत हुए हैं, जिनकी सूची स्रोतों के साथ इस प्रकार है। ऊपर दिए गए जो 33 व्यंजन हिंदी में मूल रूप से स्वीकार किए गए, किंतु विकास की प्रक्रिया में 8 व्यंजन ही हिंदी में स्वीकृत हुए हैं। जैसे मराठी से होता है ल, जो जैसे कि वो ल। फिर होता है अपना या ल या फिर ठ। फिर होता है फारसी से होता है क, ख, ग, ज, फ, जो नुक्ते के साथ बोले जाते हैं, नुक्ते, क, ख। फिर आता है अपभ्रंश। अपभ्रंश के अंदर हो जाता है ड, जिसके नीचे ड के नीचे बिंदी हो, ढ, ढ के नीचे बिंदी हो। इन 41 व्यंजनों के अतिरिक्त हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन स्वीकृत हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। इस प्रकार कुल 45 व्यंजन हिंदी भाषा में स्वीकार किए गए हैं।
ठीक है। इस 41 व्यंजनों के अतिरिक्त हिंदी में 4 और व्यंजन जोड़े गए हैं, जो है कि क्ष, त्र, ज्ञ और श। तो ये कितने हो गए? टोटल 45 हो गए। अब आ जाता है अपना उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान, बोलने के स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो पहला आ जाता है अपना कंठे। कंठे के ऊपर आ जाता है तो क, ख, ग, ग, अणे या फिर है। फिर आ जाता है तालव्य। तालव्य के च, छ, ज, ज, अंगे, य, श। फिर है मूर्धन्य। मूर्धन्य के अंदर आ जाता है ट, ठ, ड, ढ, णे, ड, ढ, र, श। फिर दंत्य। दंत्य में आ जाता है त, थ, द, ध, न, ल और श। फिर ओष्ठीय। ओष्ठीय के अंदर आ जाता है अपना प, फ, ब, भ, म और व। तो ये हो गया उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। बोलने के स्थान पर कौन से व्यंजनों का अपन व्यंजन अपने बोलने में मतलब इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बारे में। फिर आ जाता है अपना तीसरा, आ जाता है अपना व्यंजनों के अन्य वर्गीकरण। तो व्यंजनों को कुछ और आधारों पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है। ऐसे 3 वर्गीकरण प्रमुख है। अपन जो व्यंजन है उसको और 3 आधारों पर भी वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे पहला है अल्प प्राण व महाप्राण व्यंजन, दूसरा है अघोष व संघोष व्यंजन और तीसरा है संयुक्त वर्जन। अब आ जाते हैं पहले के ऊपर, अल्प प्राण तथा महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण तथा महाप्राण व्यंजनों का अंतर उच्चारण में खर्च होने वाले श्वास की मात्रा पर आधारित है। अल्प प्राण व्यंजन वे व्यंजन हैं जिनमें ऊर्जा, श्वास या वायु की मात्रा कम खर्च होती है, जबकि महाप्राण व्यंजन वे व्यंजन हैं जिनमें ज़्यादा ऊर्जा, श्वास या वायु खर्च होती हैं। एक सामान्य नियम यह भी है कि प्राय अल्प प्राण ध्वनियों में है जोड़ दिया जाए तो वह महाप्राण बन जाती हैं। जैसे क प्लस है ख, ग प्लस है ग। तो जैसे कि अब आपको जैसे कि अल्प प्राण और महाप्राण में क्या अंतर होता है कि जिसमें बोलने के लिए उच्चारण, बोलने के लिए जिसमें ज़्यादा श्वास की मात्रा, श्वास अधिक खर्च होता हो, जिसको उसको क्या बोलते हैं? अल्प प्राण। और जिसमें श्वास या फिर वायु की कम मात्रा खर्च होती है उसको क्या बोलते हैं? महाप्राण व्यंजन। ठीक है। अल्प प्राण किसको बोलते हैं? जिसको बोलने में श्वास की अधिक मात्रा खर्च होती है और उसको बोलते हैं अल्प प्राण, और जिसको बोलने में कम श्वास की मात्रा खर्च होती है उसको बोलते हैं महाप्राण व्यंजन। और इसको अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं जैसे कि क प्लस है, जिससे कि किसी स्वर के बाद में अपन जैसे कि है लगा दें तो उसको भी अपन बोल सकते हैं महाप्राण। तो जैसे कि क प्लस है, अगर क के साथ में अपन है को जोड़ेंगे जो कि अर्ध है तो उसको क्या बोल जाएगा? ख। तो ये क्या हो जाएगा? महाप्राण। क्या एक केवल अपना अल्प प्राण है और उसमें है जुड़ने के बाद में क्या हो जाएगा? ख अपना महाप्राण हो जाएगा। वैसे ही ग प्लस है तो ग अपना अल्प प्राण है तो उसमें है जुड़ने के बाद वो ग तो क्या? महाप्राण बन जाएगा। तो हिंदी के वर्गीय वर्गीकरणों के व्यंजनों में पहले, तीसरे और पांचवें व्यंजन अल्प प्राण होते हैं तथा दूसरे व चौथे व्यंजन महाप्राण होते हैं। जो अपने हिंदी की जो वर्गीय व्यंजनों में जो पहले, तीसरे और पांचवें जो व्यंजन अल्प प्राण व्यंजन होते हैं और दूसरे और चौथे व्यंजन जो महाप्राण व्यंजन होते हैं। अब आ जाता है अपना अघोष और संघोष व्यंजन। अल्प प्राण और महाप्राण संबंध समझ गए। अब आ जाता है अपने अघोष और संघोष व्यंजन। अघोष और सघोष व्यंजन का मूल अंतर यह है कि सघोष व्यंजन के उच्चारण में स्वर तंत्री के अधिक कंपन के कारण आवाज काफी भारी होती है, जबकि सघोष व्यंजन के उच्चारण में स्वर तंत्री के अधिक कंपन के कारण आवाज काफी भारी होती है, जबकि अघोष व्यंजन में स्वर तंत्री के कंपन के कारण आवाज अधिक भारी नहीं होती है। तो हिंदी व्यंजन माला में वर्गीय व्यंजनों में पहले 2 व्यंजन अघोष व अंतिम 3 व्यंजन सघोष होते हैं। जैसे कि अघोष और सघोष किसे कहते हैं? सघोष जिसको स्वर तंत्र अधिक कंपन के कारण आवाज काफी भारी होती है। जैसे कि अपन बोलने के लिए उसकी अधिक कंपन होती है, कंपन तो उसकी आवाज की अपनी बोलने की जो आवाज होती है वो भारी होती है। और अघोष व्यंजन जिसमें स्वर तंत्र के कम कंपन के कारण उसकी आवाज अधिक भारी नहीं होती है।
तो सघोष के अंदर आवाज़ भारी होती है और अघोष के अंदर आवाज़ अधिक भारी नहीं होती है। तो हिंदी व्यंजन माला में वर्गीय व्यंजनों में 2 व्यंजन अघोष होते हैं और 3 व्यंजन सघोष होते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं अपना संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल में निर्मित होने वाले व्यंजनों का भी एक वर्ग है जिन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल निर्मित होने वाले जो बनकर जो निर्मित होने वाला जो व्यंजन होता है उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 4 व्यंजन होते हैं, क, स, त्र, ज्ञ तथा श्रेय, जिनकी निर्मित इस प्रकार हैं। जो हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, जो होता है क, स, त्र, ज्ञ तथा श्रेय। अब कश मिलता है क प्लस श से षटकोण से मिलकर बनता है कश्य। फिर जे से जाज प्लस अंग्य से मिलकर बनता है ज्ञ। फिर ते प्लस रे से मिलकर बनता है त्र। और श्रेय से सलगम प्लस रे से मिलकर बनता है श्रेय। तो ये हो गया अपना संयुक्त व्यंजन। तो अपन व्यंजनों के अन्य वर्गीकरण, जो अन्य वर्गीकरण 3 प्रकार के वर्गीकरण थे, अन्य अल्प प्राण व महाप्राण व्यंजन, अघोष व सघोष व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, इन सब के बारे में हो गई चर्चा। अब आ जाते